सर्वाइकल कैंसर के पीछे कई कारण हैं। बहुत सारे कारण सामने आए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। सेकेंड कॉमन कॉज है इम्यून मॉड्यूलेशन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। रिसेंटली ये देखा गया कि इन्फ्लेमेशन मेजर रोल प्ले करता है सर्वाइकल कैंसर के बनने में, क्योंकि पूर्व में भी ये देखा गया है कि सर्वाइकल एचपीवी वायरस इन्फेक्शन तो लगभग मोर देन 90% महिलाओं में पाया जाता है आफ्टर मैरिज, एक पर्टिकुलर एज पे, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। तो ये भी एक, क्योंकि मैंने अपनी स्टडी में देखा कि जो टोबैको यूजर्स थे उसमें जो चबाते थे उनमें ज़्यादा मात्रा में कैंसर की संभावना दिखी, उनमें जेनेटिक लेवल में चेंज ज़्यादा मिले बजाय कि स्मोकर की तुलना में। तो कहीं ना कहीं टोबैको भी अपना रोल प्ले कर रहा है, प्लस ये इलिटरेसी, साथ में उनकी अवेयरनेस ना होना, मीन्स कि वो जानती ही नहीं है कि शुरुआती लक्षण क्या होते हैं कैंसर के, कब वो डॉक्टर के पास आएं। कि इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी महिला को अगर ल्यूकोरिया जिसे हम लोग कहते हैं सफ़ेद पानी की शिकायत, अगर ल्यूकोरिया है, साथ में पेड़ों में दर्द रहता है और हस्बैंड के साथ रहने में ब्लड आ जाता है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। डिस्चार्ज जो भी ल्यूकोरिया है वो बदबूदार है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन मैंने अभी कहा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर्वाइकल कैंसर डेवलपमेंट में। दैट मीन्स अगर ये उसको लक्षण मिलते हैं तो वो तुरंत उसे डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी लंबे समय तक इन्फेक्शन कैंसर कर सकता है। तो ये शुरुआती लक्षण है जो उसे तुरंत समझ में आ जाते हैं। इसके बाद दूसरे लक्षण आते हैं कि जब ज़्यादा एडवांस हो जाता है तो तेज दर्द होना पेड़ों में, पैरों में, जांघों में, और साथ में उसे भूख ना लगना, ब्लीडिंग ज़्यादा मात्रा में होना, बिना किसी ट्रॉमा, बिना किसी चोट के भी ब्लीडिंग होना। तो ये सब लक्षण काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको देखकर ही समझ जाना चाहिए कि अब डॉक्टर्स को दिखाने की ज़रूरत है। देखिए, कैंसर के प्रिवेंशन के दो रास्ते हैं, एक है प्राइमरी प्रिवेंशन, एक है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन मीन्स कि हम होने ही ना दें किसी चीज़ को, ठीक है। इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि एक तो हम वैक्सीनेशन इसके लिए आ रहे हैं, क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के लिए है, अगेंस्ट टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। तो आप ये क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं, 0 डोज 1 to 2 मंथ और 6 मंथ पे 3 डोजेस वैक्सीनेशन है। आप इन्हें इंट्रामस्कुलर लगवा सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। दूसरी बात यह है कि लेकिन जब मैंने अभी आपसे कहा कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दैट मीन्स कि कुछ और भी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। अगर पर्सन की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है और वो पर्सन किसी भी उसका इम्यून मॉड्यूलेशन, इम्यून रिस्पॉन्स उसका उतना अच्छा नहीं है, इम्यूनिटी किसी वजह से भी उसकी डाउन है, तो ऐसी सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें सेकेंडरी प्रिवेंशन भी ध्यान में रखना चाहिए। दैट मीन्स कि स्क्रीनिंग का एक अपना अलग रोल है कि कितना भी आप वैक्सीनेट करा लीजिए, कितने आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको एक निश्चित समय पर जाकर के पैप स्मीयर, एवं अगर पैप स्मीयर में जरा भी डाउट है तो काल्पोस्कोपी, और अगर उसमें डाउट है तो काल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जरूर करा लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये कैंसर ऐसा है कि स्किन टू स्किन ट्रांसफ़र होता है। पहले हम लोग कहते थे कंडोम से 100% प्रोटेक्शन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पेनेट्रेबल वाली चीज़ें नहीं है कि मतलब ब्लड से ट्रांसमिशन नहीं है। सच ये स्किन टू स्किन ट्रांसमिशन है, मेल पार्टनर से फीमेल पार्टनर को ट्रांसमिट हो सकता है। तो कंडोम भी 100% सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए वैक्सीनेशन भी हम यूज़ करें। और मल्टीपल सेक्स पार्टनर वाली महिलाएं अगर कंडोम भी यूज़ करती हैं, इसके साथ साथ वो स्क्रीनिंग भी कराती हैं इन एडिशन सेकेंडरी प्रिवेंशन, तब जो इस कैंसर से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और ये बेस्ट तरीका है इससे बचाव का। और अगर एक बार डेवलप हो गया तो भी अगर शुरुआती दौर में आ जाती हैं तो काफ़ी अच्छा आउटकम है ऑपरेशन के बाद। यदि लेट स्टेज में आती हैं तो भी रेडियोथेरेपी से काफ़ी हद तक हम उनको ठीक कर लेते हैं। डेफिनेट इलाज है।